भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आरती, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। क्या हाल है आरती? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो एकदम जल्दी से बता देते हैं कि विषय क्या है। वैसे भी जब हम अपने कार्यस्थल पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं, क्या हाल है, कैसी हो, कैसे हो, है ना? बिल्कुल। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देखिए ममता जी, आप तो टेक्निकली साउंड हैं एकदम और अपडेट रहती हैं, क्योंकि आपका वास्ता रहता है इन सब चीजों से। कंप्यूटर से आप काम करना ही है, लैपटॉप पे काम करना ही है। लेकिन आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगी जो जॉब नहीं कर रही हैं, महिलाएं या घर में हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगी आप? यही कहेंगे कि वो भी टेक्निकली अपडेट हो जाए, और टेक्निकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है आज के जीवन में, क्योंकि आपके बहुत सारे काम टेक्निकल होते हैं। दफ्तर के काम तो है ही है, आपको जो टेक्निक से जुड़ना पड़ता है, लेकिन आप घर में भी बैंकिंग का काम है, आपके घर में बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग है, आपको अपने बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान देना है, तो वो भी आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ता है। क्योंकि जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो उस समय अगर आपको नहीं पता है तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट खोल लेते हैं बच्चे जिसके बारे में आपको भी नहीं पता, बच्चे को भी नहीं पता, और वायरस आ जाता है। तो ये आजकल तो इसके फ्रॉड भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो हमने तो अभी आती है, ये तो जो कुछ ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी तो हैं और किसी वजह से किसी मजबूरी के तहत या घरेलू जिम्मेदारियों के तहत उन्होंने मान लीजिए नौकरी नहीं की, जॉब नहीं किया, और टेक्निक से भी वो थोड़ा पीछे रही। तो मैंने अभी अखबार में एक घटना पढ़ी, और वो ये कि एक माँ बेटी, मतलब बेटी ने पढ़ाई की, ITI में एडमिशन लिया, तो माँ ने भी एडमिशन लिया। मतलब एज ग्रुप का, एज का फासले का ध्यान नहीं दिया, दोनों ने एडमिशन लिया। और एक महिला के बारे में हमने सुना कि उन्होंने अपने को टेक्निकली स्ट्रांग किया और कोई एडमिशन लेकर कोई ट्रेनिंग के बाद उन्होंने बिजनेस करने का सोचा। बहुत ही अच्छी चीज है ये। अगर आप टेक्निकली साउंड हैं, तो जैसे ITI आपने बताया उन्होंने किया था, तो ऐसा करके आपको कई तरीके की चीजों में एकदम आपको एक्सपर्ट किया जाता है। जब आप किसी चीज को अच्छे से सीख लेते हैं ना, तो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप जॉब ही करें। तो ये और अपने खुद के काम के लिए बहुत अच्छा होता है कि जैसे आप घर पे, आपने जैसे बताया, अपने बच्चों का देख सकते हैं। कंप्यूटर के बहुत से काम होते हैं, वो आप टेक्निकली काम अपने आप हैंडल कर सकते हैं। और हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, बल्कि आजकल हो रहा है। ऐसे हमारी एक दोस्त है जो ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। अब कैसे कि गांव के लोग हैं जो टेक्निकली साउंड नहीं है, जिन्हें जानकारी नहीं है कि ई शॉपिंग कैसे होती है, मतलब ऑनलाइन कैसे कपड़े या कोई सामान बेचा जाता है। तो हमारी वो जो मित्र हैं, उन्होंने कपड़ों का व्यापार शुरू किया और गांव वालों से जुड़ी, गांव के बुनकरों से, गांव के जो टेलरिंग का काम करते हैं उनसे जुड़ी। तो वो जो है वो लोग इनके पास भेजते हैं, हमारी दोस्त के पास, और वो उसका प्रचार करती हैं और उसके कुछ कमीशन लेती हैं। मतलब ईमानदारी से उनको पैसे भी देती है जो बुनकर हैं और जो टेलरिंग का काम कर रहे हैं, सिल के भेजते हैं, और उनकी खुद की भी कमाई हो रही है। बिल्कुल, ये जमीनी स्तर पे आप जब काम स्टार्ट करेंगे ना, आप ही का बिजनेस बहुत ज्यादा ऊपर तक जा सकता है। तो ये सब बहुत ध्यान रखना चाहिए, और उम्र कहीं मायने नहीं रखती सीखने में कि और आरती, आपको याद होगी एक फिल्म भी आई थी, नील बटा सन्नाटा, जिसमें माँ बेटी एक ही क्लास में एडमिशन लेती हैं, पढ़ाई करती हैं, माँ भी पढ़ने जाती है, बेटी भी, और दोनों में प्रतिस्पर्धा भी होती है कि कौन अव्वल आएगा। फिर थोड़ी सी टसल भी होती है। अब चूंकि फिल्म है, लेकिन निजी जिंदगी में भी ऐसा हो रहा है कि आपके लिए, और गांव में ऐसी स्कूल्स भी खोले गए हैं जहां पर जो प्रौढ़ शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, तो वहां आप एडमिशन लेके पढ़ सकती हैं। और ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, ये तो आजकल
फिलहाल आप कहीं भी पता करके आप ज्वाइन कर सकती हैं। बिल्कुल। और ममता जी, माँ बेटी की बात तो आपने बताई, जो मैंने भी न्यूज में सुना, तो एक दादा और पोते ने भी एक ही साथ 10th क्लियर किया, ये भी मैंने न्यूज सुनी थी। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। मतलब आप अपने आप को टेक्निकली साउंड करने के लिए कोई उम्र नहीं है, आप अच्छे से उस चीज को सीख सकते हैं। कोई भी चीज सीखने के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती है। तो अब जरा आज और किन विषयों पे हम चर्चा करेंगे ये तो बता दें। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस है आज। इस पर हमारे श्रोता क्या जानकारी रखते हैं, अपने विचार साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VBS मुंबई टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा क्या विषय है बताइए। इसके अलावा हम बात करेंगे साइबर ग्रूमिंग की, जो ऑनलाइन दोस्ती करके जो अपराध किए जाते हैं बच्चों के साथ में, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत शिखा टंडन जी के बारे में हम बात करेंगे, जो ये भी एक कहानी है आरती। शिखा टंडन की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि कैसे उन्होंने तैरना सीखा और कैसे वो तैराक बनी। कई बार बचपन में कुछ डर मन के भीतर बैठ जाता है और वो डर बहुत बड़े होने तक खत्म नहीं होता। पानी से डर, आग से डर, लोग देख के घबरा जाते हैं। सच बताऊं तो पानी से मैं भी बहुत डरती थी। बचपन में कोई मुझे आपको देख के लगता नहीं कि आप किसी भी चीज से डरती होंगी। लेकिन फिर डर खत्म किया। तो हमारे घर वालों ने पानी में ले गए, नदी में जाती थी तो जोर से रोने लगती थी, चिल्लाने लगती थी, पैर ऊपर एकदम हवा में तिरा दिया और फिर पता चला कि गिरने की नौबत आई। तो ऐसे दोस्ती कर करके पानी से ऐसी दोस्ती की कि अब तो पानी में, नदी और समंदर में अगर बहुत देर तक बैठे रहे तो बहुत आनंद आता है। तो ये जो डर होता है, ये डर, अगर इस डर पे आप विजय पा लें तो आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। हाँ, और बताइए और क्या विषय है? और हम बात करेंगे स्क्रीन से लगाव छीन रहा है बचपन। बच्चों का जो बहुत ज्यादा प्यार उमड़ता है स्क्रीन के प्रति, वो और किसी चीज के लिए नहीं होता है। तो और अपने अपने बचपन की यादें भी साझा कर सकते हैं कि कैसा था आप सभी का बचपन, ताकि हमें पता चले, हम कंपैरिजन कर सकें कि आज के जो बच्चे हैं वो क्या मिस कर रहे हैं। बिल्कुल, हम ये तो कह रहे हैं टेक्निकली साउंड हो जाए, आप जानकारी रखें। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने प्यारे से बचपन को खो दें, अपनी निजी जिंदगी को खो दें, कि पूरे समय ऑनलाइन बैठे रहें, सोशल मीडिया से जुड़े रहें, पूरे समय मोबाइल में, लैपटॉप या टेलीविजन के सामने बैठे रहें और घर परिवार में परिवार के सदस्य क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, उनके क्या हाल हैं, उनसे बातचीत, उनसे संवादहीनता ही कर दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और व्यंजन की जानकारी भी हम थोड़ी सी देंगे। और अब बात चली थी नील बटा सन्नाटा फिल्म की, है तो वही गाना सुनते हैं। सीखने की ओर आगे बढ़ेंगे ना तो ये मैथ में डब्बा गुल वाली बात खत्म हो जाएगी। ये नील बटा सन्नाटा फिल्म का गाना था और इसी जो हमने बात की इसी मुद्दे पर केंद्रित था कि माँ बेटी एक साथ पढ़ाई के लिए आगे बढ़ती हैं। मतलब वहाँ पर उम्र का कोई फासला मायने नहीं रखता है। जी बिल्कुल। अच्छा ममता जी, आपने कहा था ना कि आपने तैरना सीख लिया और आप पानी से आपको बहुत लगाव हो गया। अच्छा बताइए, आप तैराक बन गई? तो ये बताइए, मैंने तैरना सीख लिया ये कब कहा था? आपने कहा ना मुझे पानी से अब लगाव हो गया है बहुत ज्यादा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो ये कहा था कि पानी से लगाव हो गया है, पर तैरना सीख लिया ये तो नहीं कहा था। पानी से लगाव का मतलब तैरना कैसे हो सकता है? आरती बताओ। लगा कि शायद आपको नदी में तैरना अच्छा लगने लगा होगा। ये इसको कहते हैं ना कि आप जबरदस्ती की किसी की खिंचाई शुरू कर दो, है ना? तो ठीक है, हम भी बता रहे हैं। हाँ, हमें तैरना आए या ना आए, लेकिन एक ऐसी महिला है जिन्हें इतनी खूबसूरती से तैरना आ गया, इतने अच्छे से तैरना आ गया कि उनकी कहानी सुनकर हम सभी तैरना सीखने की कोशिश करेंगे। वैसे पानी से लगाव होना ये अलग बात है और तैरना सीखना अलग बात है। लेकिन हाँ, तैरना सीखने के लिए पानी से डर जरूरी है खत्म करना, जो मैंने खत्म किया था। अब आपने जिक्र छेड़ा है तो हम भी सीख लेंगे। हाँ, बिल्कुल। अब तो आपने इस चीज को ले लिया है ना, सीखना ही है मुझे। अब सीखने की कोई उम्र नहीं होती है ना। बिल्कुल। तो जी, अगर हम बात कर रहे हैं शिखा टंडन जी की, तो अक्सर हम फिटनेस की बात करते हैं ना ममता जी। तो फिटनेस के लिए हम पता नहीं, कभी जिम ज्वाइन करने की बात सोचते हैं, कभी हम सोचते हैं हम ऐसा क्या करें। तो अगर हम जब तैरने जैसी जो चीज़ है ना, ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, अगर हम तैरना ही शुरू करें, सीखना शुरू करें, तो हमें और किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। और आज हम जिस खेल की बात कर रहे हैं और जिस मतलब खेल के खेलने की बात कर रहे हैं, वो है शिखा टंडन जी, जिन्होंने वो मतलब इतनी शांत थी अपने समय में। वो जब छोटी थी इतनी शांत थी और एकदम उनको ऐसा डर लगता था, पानी में पैर भी डालने से डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो वो गिर जाए या कुछ हो।
तो वो लेकिन इसके बाद भी वो इतनी अच्छी तैराक बन गई, सोचिए। अरे उनके अंदर एक ऐसा जुनून था, इसलिए इतनी बड़ी तैराक बनी। गर्मियों के दिन थे जब उनका परिवार और उनके दोस्त हर हफ्ते स्विमिंग पूल जाते थे, और जब वो पानी में खेलते थे तो शिखा पूल के किनारे खड़े होकर फव्वारे में अपनी उंगलियां डुबोना पसंद करती थी, मतलब फव्वारे से खेला करती थी। जब वो 6 बरस की हो गई तो उनका एक पारिवारिक मित्र पानी से उनके डर को दूर करने की कोशिश की, एक पारिवारिक मित्र ने। तो वो एक तालाब की ओर उन्हें ले गए, मतलब शिखा टंडन को। शिखा ने बताया बाद में कि जैसे ही मैं पानी में उतरी, मैंने अपनी बाहें फड़फड़ाना और पैर मारना शुरू कर दिया और पानी से निकलने की कोशिश करने लगी। मतलब ये वही हाल था कि मुझे पानी में जब ले जाते थे, आपको याद आ गया होगा अपनी बात सारी, तो पैर ऊपर हवा में उछाल देती थी। भले ये नहीं पता होता था कि मैं गिर जाऊंगी सिर के बल, लेकिन डर के हमारे पैर ऊपर और खूब जोर से रोती थी। तो तकरीबन वही हाल इनका भी हुआ होगा। और बाहर निकल के वो बाहर आ गई, और एथलेटिक्स में रुचि रखने वाली शिखा ने रोलर स्केटिंग और दौड़ में भी हिम्मत आजमाई, लेकिन होना कुछ और ही था। मतलब जब वो पानी में पैर फड़फड़ाने लगी तो ये उनका पहला अनुभव रहा होगा। दोबारा उन्हें ले जाया गया होगा पानी में। इस तरह से धीरे धीरे पानी से डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और इसी के 2 साल बाद जब उनके भाई को अस्थमा का पता लगा तो डॉक्टर ने उसे नियमित स्विमिंग की सलाह दी। इससे फेफड़ों की क्षमता बेहतर होती है, और शिखा की माँ उन्हें अपने साथ ले जाती थी अक्सर, और वहां पर वो भी तैराकी में अपने हाथ आजमाने लगी। और अगले ही साल 9 साल की उम्र में शिखा ने, सोचिए, 50 मीटर जो ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है उसमें अपना पहला राष्ट्रीय पदक भी जीत लिया। और 12 साल की छोटी सी उम्र में शिखा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र में ब्रेस्ट स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में वो भारत की सबसे तेज तैराक थी, और 19 साल की उम्र में 2004 एथेंस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली वो एकमात्र तैराक भी बन गई। कितनी जल्दी से उन्होंने इस चीज को कवर कर लिया, अपने डर पे एकदम जीत तो हासिल करी, और समझिए इतना देश में अपना नाम रोशन कर दिया, और अपनी हाइट पर पहुंची, इस शिखर पर पहुंची शिखा टंडन। उनके करियर की मुख्य उपलब्धियों की अगर बात करने चलें तो 2000 में सिडनी ओलंपिक और 2004 में एथेंस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व शामिल है उनके खाते में। शिखा ने ओलंपिक के अलावा एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। जी। और शिखा टंडन की उपलब्धियों को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया, और इसके साथ साथ उन्हें छत्रपति शिवाजी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो यानी इतने सारे पुरस्कार उन्होंने जीत लिए। एक जब उस समय सोचिए कि छोटी सी उम्र में इतना डर लगता था कि वो सिर्फ पैर भी पानी में डुबोने से डरती थी। तो बस सपने देखिए, सपनों को पंख लगाइए, जरूर उड़ना सीख। अभी हम जो बात कर रहे थे शिखा टंडन के बारे में, हमारे श्रोताओं की कुछ टिप्पणियां भी आई हैं। लिखा है हमारे एक श्रोता ने कि 1998 के एशियाई खेलों में शिखा टंडन ने 13 साल की उम्र में विश्व मंच पर अपनी शुरुआत की। उन्होंने 16 साल की उम्र में 2001 की विश्व चैंपियनशिप में पदार्पण किया। शिखा 2006 में किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शॉर्ट कोर्स मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला तैराक थीं, और उन्हें एशियाई आयु समूह तैराकी चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी मिला था। जी। और एक और हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि शिखा टंडन एक चैंपियन तैराक हैं जिन्होंने 75 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं, 146 राष्ट्रीय पदक जीते, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 5 स्वर्ण सहित 37 पदक जीते। तैराक से बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनी। वो यूएसए स्थित AI संचालित शारीरिक प्रशिक्षण और मानव प्रदर्शन इंटेलिजेंस कंपनी स्वेच्छा के मुख्य लचीलापन और साझेदारी अधिकारी के रूप में कार्य करती हैं। शिखा ब्रिजेस ऑफ स्पोर्ट्स फाउंडेशन की सलाहकार बोर्ड की सदस्य भी हैं, जो एक गैर लाभकारी संस्था है और ग्रामीण और अर्ध शहरी भारत में खेलों के माध्यम से सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला एक स्थायी खेल परिस्थितिकी तंत्र बना रही हैं। देखिए हमारे श्रोता कितने ज्यादा जागरूक हैं। आज दिवस है कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विशेष दिवस के रूप में आज को हम याद करते हैं, मनाते हैं, ताकि हम दफ्तर में जब हम किसी से पूछें कि क्या हाल चाल है तो हमें जवाब मिले कि हाँ भाई हाल चाल ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा बिल्कुल हाल ठीक है, आपने हमसे पूछा तो हमने भी यही जवाब दिया। तो जब भी हम ऑफिस में एक दूसरे से मिलते हैं तो यही सवाल करते हैं, क्योंकि हम ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं जहां सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही जरूरी हैं। और जब हम दिन भर काम कर रहे होते हैं तो किसी तरह की चिंता या तनाव नहीं होता है,
ये ना हो, इसके लिए पूरी तरह से कोशिश की जाती है। उसके लिए बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं, बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं और बहुत सारे ध्यान भी दिए जाते हैं कि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। अब एक श्रोता ने लिखा भी है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा शारीरिक चिंताओं से भी आगे जाती है। कोविड-19 महामारी ने कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया था। एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करता है और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य जब होगा तभी कार्यालय में अच्छा कार्य हो सकेगा और तभी काम की गुणवत्ता बढ़ेगी। जी, और कार्यस्थल पर सारा काम अच्छी तरह से चलता रहे, इसके लिए इसका सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ही 28 अप्रैल का दिन चुना गया और इस दिन हम विश्व कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कार्यस्थल पर होने वाली चोटों, बीमारियों और मौतों को रोकना और उनके परिवारों को होने वाली वित्तीय पीड़ा को रोकना। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य का विश्व दिवस 2003 से मनाया जा रहा है। और हर बरस की तरह इस बरस भी इसे एक थीम के तहत मनाया जा रहा है और 2025 की थीम है स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव, कार्यस्थल पर एआई और डिजिटलीकरण की भूमिका। ये विषय इस बात पर केंद्रित है कि एआई, रोबोटिक्स और डिजिटलीकरण जैसे कई तकनीक के कार्यस्थल की सुरक्षा और स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर रही है। नए व्यावसायिक जोखिम और तकनीकी या सामाजिक संगठन जैसे परिवर्तन के कारण हो सकते हैं। तो इन मुद्दों पर विचार करने के लिए भी ये विशेष दिन मनाया जाता है। जी, और इसका वही उद्देश्य है कि हर एक दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उसके प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कार्यस्थल में स्वास्थ्य और सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। अपने कर्मचारियों की सुरक्षा करके आप अनुपस्थिति को कम कर सकते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि आपका कार्यस्थल अधिक कुशल और उत्पादक है। शोध से पता चलता है कि कर्मचारी उन कार्यस्थलों में अधिक उत्पादक होते हैं जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीमारी और दुर्घटनाओं के कारण होने वाले डाउन टाइम है, उसको कम करने का मतलब कम व्यवधान और ज्यादा पैसे। एक युवा गीतकार, सखी सहेली। अच्छा ममता जी, आपको कुछ याद है वो बचपन के अपने दिन, जब दादी हो चाहे नानी जी हो, हम लोग जाते थे और रात में सोते नहीं थे जब तक उनकी हम कहानियां नहीं सुन लेते थे। अरे, और या तो फिर कभी कभी ऐसा नहीं होता था कि कॉमिक्स वगैरह की इतनी ज्यादा वो दीवानगी सी हो गई थी कि हम ये वाली कॉमिक्स पढ़ लें, जो छोटी मतलब चीजें होती थी वो कॉमिक्स पढ़ना और वो खेलना घर में, अगर कभी घर में दोपहर इखड़ दुखड़ का खेल, दौड़ना और वो छोटे वाले बॉल लेकर एक दूसरे के ऊपर फेंकना और कुशन एक दूसरे के ऊपर फेंकना और पकड़ना, फिर वो गेम्स तरह तरह के। तो आपने पूछा याद है, याद मतलब तो ये पूछना होगा कि भूली है क्या? वो सारी यादें तो बस जैसे बचपन की बात चलती है तो ताजा हो जाती है। उसमें गुड़िया गुड्डे का खेल भी तो शामिल था और वो जो खेल गुड़िया गुड्डे का शौक था आज भी कायम है। कहीं भी हम गुड़ियों की दुकान पर जब जाते हैं तो निगाहें ठहर जाती हैं तरह तरह की गुड़िया। लेकिन अब बचपन का चलन बिल्कुल बदल गया है, बचपन का दौर ही बदल गया है। अब बच्चे घर के अंदर, मोबाइल के अंदर, टेलीविजन या फिर लैपटॉप में, आईपैड में ही खेलना चाहते हैं। लगता ही नहीं कि वो बच्चे हैं कहीं से। बड़ों जैसे बर्ताव। और बच्चों को अब कहना पड़ता है कि भाई बाहर जाओ, दोस्तों मित्रों के साथ खेलो। अब उनके दोस्त मित्र भी ऑनलाइन, इंस्टा पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं। व्हाट्सएप भी अब पुराना हो गया उनके लिए, इंस्टा, स्नैपचैट ऐसी ही उनकी दोस्ती है और इतनी उनकी शॉर्ट टर्म दोस्ती हो गई। स्नैपचैट तो तुरंत आपने मैसेज देखा और अपने आप डिलीट हो जाता है जी। तो अगर हम अपने बच्चों से पूछते हैं कि भाई ये जो मैसेज बड़ा अच्छा था दिखाओ, तो पता चला कि वो तो डिलीट हो चुका है। तो उनके साथ ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ रही है कि आपकी मेमोरी बिल्कुल छोटी सी रहे, याद ही नहीं रहे। सही बात है। तो हम जैसे अपने बचपन को याद करते हैं, दोहराते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे से साझा करते हैं। मुझे लगता है कि एक समय के बाद ऐसा आएगा कि जो आने वाली पीढ़ी है उनके पास बताने को कुछ होगा ही नहीं। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात ही कर पाएंगे क्योंकि अपनी जिंदगी की बातें कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता नहीं कि रोबोट्स अलग से बनाने की जरूरत है क्योंकि हम सभी रोबोट ही बने चले जा रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर जैसे फीलिंग्स हैं, जब हम साथ में रहते हैं, जब आपस में साथ में खेलते हैं, जो वो फीलिंग होती है ना, वो ऐसे फोन पे बात करने से या फोन पे दोस्ती करने से वो चीज नहीं होती है। आमने सामने बैठकर, और बातचीत का तरीका भी बदल गया। बातचीत के साथ साथ हाथ पे मोबाइल और मोबाइल में देखते हुए बातचीत करना, आमने सामने नहीं देखना। हम
जरा सी कोई भी परिवर्तन होता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है। घर में कोई चीज हमने रखी है, मान लीजिए गुलदान ही सजाया है, तो उसका अगर थोड़ी भी जगह बदल जाती है तो हमें पता चलता है। लेकिन आने वाली पीढ़ी को मुझे लगता है घर में बदलाव भी हो जाए, बड़े बड़े सोफे के कवर बदल जाते हैं तो उनको उनका ध्यान नहीं जाता है, या आपने अपना अपनी पोशाक बदल ली, अलग तरीके की पोशाक पहनी, ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि उनका सारा ध्यान स्क्रीन पर है। जी, यहाँ तक कि खाना खाते समय भी उनके हाथ में मोबाइल होता है तो उन्हें पता नहीं चल रहा होता है कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। बस ऐसे ही एक रोबोट की तरीके से उनकी लाइफ हो गई है पूरी। और देखिए ममता जी, खासकर बढ़ता स्क्रीन से लगाव जो है वो बच्चों के व्यवहारिक और शारीरिक विकास को भी रोक रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो फिटनेस की कमी हो रही है, वो शारीरिक श्रम नहीं हो रहा है, वो नीचे बिल्डिंग से नीचे खेलने नहीं जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। और पहले तो ये भी होता था कि बड़े बड़े घर होते थे, द्वार और लॉन होते थे जहां आप अपने आप चलना फिरना घूमना हो जाता था और खेलते थे। लेकिन अब खेलना कम हो रहा है, तो इसलिए इस तरह की परेशानी भी हो रही कि हाइट की कमी हो रही है, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। तो ये एक साथ कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि स्क्रीन से लगाव छीन रहा बचपन। हमारा बचपन ये होता था कि हम बाहर खेलने जाते थे, दोस्तों से मिलते जुलते थे, एक अलग ही मजा होता था। लेकिन आजकल के बच्चे शाम हो दिन हो हर समय मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो जरूरी है कि माता पिता बच्चों को बताएं कि हमारा बचपन ऐसा होता था, उन्हें बाहर जाकर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, साथ ही साथ उनके साथ भी बाहर खेलने जाएं, वो माता पिता भी खेलें और उनके दोस्त बने, बाहर अपने करीबी लोग। से कनाडा में है, कुछ दिन पहले वो इंडिया आई। 3 साल का उनका एक बच्चा है जो बहुत कम बोलता है। वहाँ के माहौल में वो अकेले रहता है और मोबाइल ही उसका साथी है। वहाँ काम काज में इन सब बातों पर उनका ध्यान नहीं दिया उन्होंने अपना। पर जब उन्हें यहाँ के बच्चों को देखने पर उनको ध्यान आया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जितने दिन भी वो यहाँ रही, अपने बच्चे के साथ पार्क में परिवार के समूहों में रही, और महीने के अंदर जब लौटने लगी उनका बच्चा बहुत अच्छी तरह से शब्दों को बोलना सीख गया और सबसे बड़ी बात हंसना सीख गया। क्या बात है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं आरती। हमारे एक मित्र हैं जिनकी छोटी बच्ची है जो बिल्कुल बोलती नहीं, 2-3 साल की हो चुकी है और बस शब्द नहीं बोल पाती, आ करके बोलती है। तो उनके माता पिता बहुत परेशान हैं और स्पीच थेरेपी के लिए वो जा रहे हैं। तो मुझसे मिली और वो माता पिता बड़े शांत, बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं। मतलब कैसे हैं, क्या हाल, इससे ज्यादा मतलब अगर हम 4 वाक्य बोलेंगे तो आधा ही वाक्य में उनका जवाब होता है। और उनके घर का जो माहौल है, हर कोने में एक अपने अपने मोबाइल में एक व्यक्ति बैठे रहते हैं अपने अपने मोबाइल में। तो ऐसे घरों में जहां आप खुद ही बातचीत नहीं कर रहे हैं तो बच्चा बोलना कहाँ से सीखेगा? सही कह रहे हैं। बच्चा तो बोलना तभी सीखेगा जब आप उससे कन्वर्सेशन करते हैं। जब बड़े परिवार में बच्चा पैदा होता है तो नानी दादी या माँ पिता भी लगातार उससे बोलते रहते हैं। बच्चा बोले या ना बोले, तोतली भाषा में खुद ही बोलते हैं, हाँ बेटा आ गए, नानी कहाँ है बुलाओ, तो मम्मी कहाँ है, मम्मी को बुलाओ, वो देखो चंदा मामा, वो देखो। तो ये जो बात करने का तरीका होता है, ये सुन सुन के बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं। वो अपना हाथ पैर मारते हैं, स्माइल करते हैं, आंखें चौड़ी करते हैं, इधर उधर देखते हैं। तो आप चुपचाप अपने मोबाइल की दुनिया में व्यस्त रहेंगे तो बच्चे कहाँ से बोलना सीखेंगे? बिल्कुल, ये प्रक्रिया है। ये तो जितने आप देखेंगे जब ये जैसे परिवारों में जब बच्चे रहते हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा बात करते हैं, चाहे छोटा सा बच्चा क्यों ना, वो बहुत जल्दी बोलना सीखता है। जबकि अगर आप एक परिवार में अकेले हैं, वो बच्चा कुछ नहीं ध्यान दे रहे हैं, आप अपने फोन में लगे हुए, और बच्चे को बस फोन, अगर आप रो रहा है तो आपने फोन दिखा दिया उसको, तो वो बहुत देर से बोलना सीखता है और बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता है। और आजकल जो बच्चे जैसे मोबाइल गेम में लगे रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो उनके अंदर एक आक्रामकता देखी है, बहुत ज्यादा वो एकदम चिड़चिड़ापन, गुस्सा और बहुत ज्यादा आक्रोश उनके अंदर पैदा होता है। बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। कोई भी बात कहेंगे आप तो एकदम उल्टा करेंगे उसका, वो सुनेंगे नहीं बात को। उनको उस गेम में लगे हुए, वो मोबाइल आप 2 मिनट के लिए आप उनसे छीन नहीं सकते। आपने अगर मोबाइल को लिया उनसे तो पता नहीं क्या नहीं कर जाए। बिल्कुल सही बात है। और बच्चों को लगता है कि ये बहुत पुरानी बातें हैं, ओल्ड एज की बातें कर रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है तय कर पाना कि पहले का बचपन अच्छा था या आज का बचपन। सभी अपने अपने बचपन को याद करते हैं, तारीफ करते हैं। बीते हुए दिन तो लौट नहीं सकते हैं आरती, अब बस जो दिन है इन्हीं दिनों से समझौता करना पड़ेगा। और जरूरी भी है टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना, मोबाइल के स्क्रीन से जुड़ना, लेकिन इतनी भी अति नहीं कि आपकी अपनी जिंदगी तबाह हो जाए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि स्क्रीन टाइम से बच्चों में एकाग्रता में फर्क
पड़ता है। वे पढ़ना और खेलने के लिए पार्क में भी नहीं जाते हैं। स्मार्टफोन का जब तक हमारे पढ़ने लिखने की उम्र तब तक तो रखना नहीं चाहिए। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि मोबाइल ध्यान को भटका देता है। फिलहाल हमें तो 10वीं के बाद कई दफा स्मार्टफोन मिला था, लेकिन नियंत्रण जरूरी है। आपको स्मार्टफोन मिलता है तो उस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी होता है बच्चों पर। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक समय था जब टीवी ही मनोरंजन का साधन होता था और उस पर आने वाले प्रोग्राम सीमित होते थे और प्रोग्राम शिक्षाप्रद हुआ करते थे। बच्चों के प्रोग्राम बहुत कम और कभी कभार ही प्रसारित किए जाते थे। इसलिए जो बच्चे जो थे वो उसमें पुस्तकों को पढ़ने में अपना टाइम निकालते थे। जब 24 घंटे जो टीवी देखते हैं वो नहीं देखा करते थे, है ना। तो मोबाइल पर अपनी पसंद का आप तो चैनल भी देख सकते हैं, तो बहुत सी चीजें देख सकते हैं जिससे वो खाना खाना तक भूल जाते हैं। अब हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, ये बड़ी दिलचस्प है। लिखा है कि सारा दोष किसी एक के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता। हमारे बचपन में आज का बचपन बहुत अंतर है। एक तो हम भाई बहनों का एक समूह रहता था जो हमें अकेलापन महसूस नहीं होने देता था। न हमारे गार्जियन के पास इतने पैसे थे कि वे हमें महंगे खिलौने और गैजेट्स दें। माँ अगर कामकाजी नहीं है तो बच्चों की हर छोटी बातों को अपनी नजर के दायरे में रखती थी। कामकाजी महिला वर्कलोड, जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा, भौतिक चीजों के पीछे क्रेजी होना, छोटा परिवार, ज्यादातर बच्चे अकेले होने पर या तो टीवी देखेंगे या तो मोबाइल पर गेम खेलेंगे। इमोजी के चलते बहुत सारे बच्चे सिर्फ हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम नमस्ते कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि मोबाइल पर ही मुस्कुराना, हाथ जोड़ना सभी शॉर्टकट आ गए हैं। ये विचारणीय विषय है कि स्क्रीन से आप इन्हें दूर करें और हल्की फुल्की कॉमिक्स, जिस भाषा को वो पसंद करते हैं, पढ़ें। घर के माहौल का शिष्टाचार भी सीखें और सिखाएं, संगीत सिखाएं और फिजिकल खेल भी सिखाएं। ये बड़ी जरूरी बात इन्होंने लिखी है कि वो नमस्ते और प्रणाम करना भी नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि एकल परिवार, माता पिता कह तो देते हैं भैया फलाने जी आए हैं उनको प्रणाम करो, नमस्ते करो, और वो नमस्ते प्रणाम करके फिर अपने मोबाइल की दुनिया में लीन हो जाते हैं। जी। तो और एक बात और लिखी है आरती इन्होंने, जो कॉमिक्स की बात लिखी है। तो आपको भी याद होगा कि बचपन में बहुत सारे कॉमिक्स पढ़ते थे हम लोग। तो मैं तो बहुत ही ज्यादा कॉमिक्स पढ़ती थी, मुझे बहुत शौक था कॉमिक्स पढ़ने का। और कॉमिक्स पढ़ के उन कहानियों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश किया करते थे, है ना। एक बहुत सारी प्रेरक कथाएं, प्रेरक किस्से होते थे जिसको हम सोचते थे वाह ऐसा होता था, हम भी ऐसा कर सकते हैं। वो एक परी थी जो पढ़ाई करती थी, मतलब कुछ बनाई हुई कहानियां भी हमारी माँ, नानी, दादी सुनाती थी, जिसमें कुछ प्रेरणादायक बातें होती थी, तो सिखा सके कोई। हाँ। और आपको याद होगा कि जब हम ट्रेन से यात्रा करते थे तो जब कभी ट्रेन लेट हो जाती थी तो हम बड़े खुश हो जाते थे, क्योंकि स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर बुक स्टॉल होता था। तो एक कॉमिक्स की बजाय 2-3 कॉमिक्स मिल जाती थी पढ़ने के लिए ना। बहुत याद है मुझे इसकी। तो मैंने, क्योंकि मैं तो अक्सर ही लेती थी, जब भी मुझे जाना होता था अक्सर लेती ही थी यार हालत में मैं। तो एक हमारे श्रोता है लिखते हैं कि जो स्क्रीन से जो बच्चों का लगाव है वो उनका बचपन छीन रहा है और सुबह उठते ही बच्चे जो है वो मोबाइल की मांग करते हैं। खाना बिना मोबाइल के नहीं खाते, चाय नहीं पीते, दूध नहीं पीते। या ये हर घर की समस्या हो गई। अब जो माताएं हैं वो भी इस परेशानी को अपने परेशानी को कम करने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं और निश्चिंत होकर अपना काम पूरा करती हैं। लेकिन वो बच्चे को ये बच्चे जो है उनकी दृष्टि कमजोर होती है, दिमाग कमजोर होता है, क्योंकि वो एक चीज को बार बार देखते हैं और उसी पर आश्रित हो जाते हैं और उनके दिमाग में छप जाती है। हमारे एक श्रोता ने तो ये भी लिखा है कि ऐसे बच्चे जो लगातार स्क्रीन के साथ रहते हैं भावनात्मक रूप से भी काफी कमजोर हो जाते हैं और इनका असर बचपन पर पड़ता है और स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ता है। वे कई बार चुनौतीपूर्ण माहौल में आक्रामक व्यवहार भी करने लगते हैं और मानसिक विकास शोध में बताया गया है कि ऐसे बच्चों को बचपन में मोबाइल थमाना उनसे बचपन छीनने जैसा होता है। इससे ज्यादा उन्हें बड़ों से बातचीत करने देना ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा उन्हें सोशल एक्टिविटी या शारीरिक गतिविधियां कराने की भी जरूरत है ताकि शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। यहाँ पर सिर्फ हम बच्चों को लगातार कोसते हैं कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब बच्चा बोलने लगता है और वो मोबाइल लेकर अपने आप से किसी को संदेश भेज देता है व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर जाकर कुछ इमोजी वगैरह का प्रयोग करना शुरू करता है तो माता पिता बड़े खुश होते हैं। अरे वाह, मेरे बच्चे को तो कितनी तकनीक का नॉलेज है, कितना शार्प है, ये कितना बुद्धिमान है। तो ये जो शुरू से आप मोबाइल उसके हाथ में देते हैं, गलती वहीं से शुरू हो जाती है। अंकुश शुरू से अगर लगा के रखेंगे तो आगे चल के इस तरह की दिक्कतें कम होंगी। खत्म तो नहीं हो सकती लेकिन कम हो जाएंगी जी।
और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि वो जमाना भी क्या था जब हम दोस्तों के साथ दिन दिन भर आंगन में हंसते खेलते थे। वो गलियां भी खुशियों से भरी थी जब हम बच्चे आंख मिचोली खेलते थे। पर आज तो बचपन मोबाइल पे सिमटा हुआ है। वो पूछती हैं वो गलियां वो आंगन की, अब बचपन कहाँ खोया हुआ है। हाँ, तो ममता जी अब हम बात करने जा रहे हैं साइबर ग्रूमिंग की, जो इस समय बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है। तो ये तो मुझे खैर पता ही है कि आप किस तरह से बेहतरीन, जागरूक और डिजिटली अपडेट रहने वाली मम्मी हैं। आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चा फोन पर या कंप्यूटर पर काम कर रहा है तो कितना टाइम उसे यूज कर रहा है और कौन से पेज ओपन कर रहा है, उसके ऑनलाइन दोस्त कौन से हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कामकाजी लोग भी होते हैं, पेरेंट्स, जो बिजी होने की बात कहकर अपने जो बच्चों के जो डिजिटल दोस्त हैं उनके बारे में या तो बहुत कम जानते हैं या बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। कोई अपनी जानकारी रखते हैं कि हाँ चलो बच्चा काम कर रहा है शायद उसमें, या उसके दोस्त हैं, कोई बात नहीं, बात कर रहा होगा। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने कहा था ना कि स्नैपचैट एक ऐसा, इंस्टा पर जाके और चैट करते हैं और तुरंत डिलीट हो जाता है। आपने देखा और डिलीट हो गया। बहुत खतरनाक है, यही चीज बहुत खतरनाक है। इसलिए वो जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके माता पिता आते हैं तब तक तो वो चैट खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए आपको अवेयर रहने की जरूरत है कि बच्चे, अब तो बच्चे मतलब 10 साल से नीचे के बच्चों की तो बात ही अलग है, टीन एज के जो बच्चे हैं उन पर भी आपको नजर रखने की जरूरत है। और जी हाँ, ऐसे ही जो बच्चे हैं वो शिकार बनते हैं साइबर ग्रूमिंग के अपराध का। और साइबर ग्रूमिंग होती यह है कि जैसे कोई वयस्क है ना, उन्होंने जैसे पूरा इनका क्राइम चलता है, पूरा अपराधी बहुत सारे होते हैं, तो इसमें से उसमें जो वयस्क है वो किसी छोटे बच्चे की या किसी किशोर जो है 16 साल तक के बच्चे जो भी हैं उनकी किसी की आईडी बना ली उसने अपने नाम से, है ना, अपनी। तो वो उनसे वही बन के उस नकली आईडी से बात करता है बन के कि उसी एज का है, उनसे एज पूछेगा, उनके बारे में पूछेगा, उनकी पसंद नापसंद पूछेगा और धीरे धीरे बातें करते करते वो उनसे इतना घुल मिल जाता है कि एक भावनात्मक संबंध बना लेता है। और वो साइबर अपराधी, जो कि अक्सर एक वयस्क व्यक्ति होता है, बड़ा ही जानकार, चतुर और धूर्त किस्म का होता है, किसी किशोर या बच्चे से ऑनलाइन दोस्ती कर लेता है और एक इमोशनल रिश्ता बनाने के बाद भविष्य में उसका इस्तेमाल करके बच्चे की तस्करी या शोषण करता है। ऐसे अपराधी बच्चे का विश्वास हासिल करके, जो कि वो अपनी मीठी मीठी बातों से बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं और बच्चे को अपराधी बना देते हैं। उस विश्वास को लेकर बच्चे का व्यक्तिगत डेटा ले लेते हैं कि जैसे कोई वीडियो या व्यक्तिगत बातचीत का वीडियो हासिल करके उसे धमका कर ब्लैकमेल करते हैं। जैसे कि एक घटना बहुत कॉमन हुई थी कि एक ऑनलाइन मतलब ये कोई नकली आईडी बनाकर एक बच्चे से बड़ी मीठी मीठी बातें की और फिर उसे बहुत कहा कि हम ये चॉकलेट का पैकेट भेज रहे हैं तुम्हारे लिए, बड़े महंगे महंगे गिफ्ट की, लुभावने गिफ्ट का वादा किया और फिर उसे कुछ कुछ ऐसे करते करते फिर उसे कहा कि अपने शर्ट के बटन खोलो, फिर पैंट के बटन ओपन करो, इस तरह से उसको नेकेड करवा लिया। अब उसने ऐसे करते वीडियो बना लिया, उसको इस बात के लिए ब्लैकमेल करने लगा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। यही चीज करते हैं। तो ये बच्चे में बहुत, बच्चों को डर लगता है कि अरे ये ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे में माता पिता की भूमिका बहुत बड़ी होती है। अगर ऐसा कहीं आपको आशंका होती है, पहले तो लगातार बच्चों के साथ आप अवेयर रहें, अगर जरा भी आशंका होती है तो बच्चे को इतना फ्री करें, इतना कंफर्ट लेवल पे ले जाएं कि वो बच्चा आपसे छुपाए नहीं, बताए। और बच्चे को ये सिखाएं कि कभी भी किसी तरह की मुसीबत हो, किसी बड़े से बड़ा अपराध हो जाए तो माता पिता को आकर बता दो, आपको माफी मिल जाएगी। लेकिन अगर ये अपराध कहीं बाहर चला गया तो वो मुश्किल हो जाएगी। और इसके लिए आपको अपने बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, समझना पड़ेगा कि अगर वो डिफेंसिव हो रहा है, जैसे आपने उससे कुछ पूछा दोस्तों के बारे में तो वो कुछ टाल दे बात को, या कुछ ऐसा लग रहा है कि वो कुछ छिपा रहा है चीजें, तो आप उसके व्यवहार पर नजर रखिए। अगर आपको ऐसा कहीं संकेत मिल रहा है तो आप देखिए कि उसके दोस्त कौन है, वो जिनसे ऑनलाइन बात कर रहा है वो है कौन आखिर, और उनसे कहिए कि मिलवाए उनसे कौन है वो लोग। तो इससे ये होगा ना कि बच्चे के अंदर भी विश्वास रहेगा कि वो उसके मम्मी पापा जानते हैं, है ना, सब चीजें, तो कोई ऐसी चीज वो हरकत करेगा नहीं। और दूसरी चीज, जब भी आप लैपटॉप नहीं यूज कर रहे हैं तो अपने जो उसका अगर कैमरा है उसमें तो उसको आप ढक के रखिए, आप उस कैमरे को ऐसे मत ऑन करिए, क्योंकि बहुत लोग हैक कर लेते हैं, है ना, और वो रिकॉर्ड कर लेते हैं आपको, तो वो चीज भी गलत हो जाती है। तो इसलिए आप इस तरीके की चीजों को ध्यान दें। और बहुत बड़ी बात है कि आप पूरी तरह से लैपटॉप या अपने घर में जो टीवी है उसको फ्री मत करें बच्चों के लिए। चाइल्ड लॉक होता है, आप चाइल्ड लॉक
कोड लगा सकते हैं जिसको आप ही ओपन कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब, अगर यूट्यूब ओपन किया तो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बहुत सारी गलत बातें भी, गलत चीजें भी हैं और लंबी खाई है वहां पर गिरने की, तो यूट्यूब को आप लॉक कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं कि वो कहाँ किस परेशानी में फंसने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सब सावधानी माता पिता को बरतनी चाहिए और बच्चों को भी दिन प्रतिदिन, एक दिन ऐसा नहीं कि एक दिन आपने समझा दिया और फ्री छोड़ दिया साल भर के लिए, रोज छोटे समय में इसको समझाते रहें। बिल्कुल। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चा ऑनलाइन किससे कितनी देर क्या बात कर रहा है, इस बात की पूरी जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। साइबर ग्रूमिंग बहुत तेजी से फैल रहा अपराध है, जिसका शिकार बच्चे ही ज्यादातर हो रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि बच्चा कौन सी व्यक्तिगत जानकारी अपराधी की बातों में आकर कौन सा व्यक्तिगत वीडियो अपराधी को देकर उसके चंगुल में फंस चुका है। इसके प्रति पेरेंट्स को जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, तो बहुत ज़रूरी है इसके बारे में आप जानकारी हासिल करें। और इसका एक हमारे श्रोता ने लिख के भेजा है कि ऑनलाइन दोस्ती के माध्यम से अपराध, विशेषकर साइबर अपराध, एक बढ़ती हुई चिंता है। ये ऑनलाइन ठगी, पहचान चोरी या अन्य साइबर अपराधों को जन्म दे सकता है, जहां अपराधी ऑनलाइन दोस्ती के माध्यम से लोगों को फंसाते हैं। और बच्चों को इसकी जानकारी देना भी जरूरी है। फिल्म का गाना था अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाजें थी, नीलेश मिश्रा के बोल थे। अब ममता जी, एक व्यंजन बहुत बढ़िया सा आया है, उसको मैं बता देती हूँ, हमारे श्रोता ने भेजा है। तो आपको चाहिए गोंद कतीरा खजूर बनाना शेक बनाने के लिए 2 चम्मच गोंद कतीरा, 1-2 केले, 10 से 12 बादाम भीगे हुए और छिले हुए, 4 से 5 खजूर बीज निकले हुए, 1-2 चम्मच देसी खांड, 2 गिलास ठंडा दूध, 1 चम्मच बॉर्नविटा। और सबसे पहले सारी सामग्री को आप एक साथ रख लीजिए। ग्राइंडर जार में बादाम डालिए, खजूर, देसी खांड डालकर उसको ग्राइंड कर लें, उसका एक पेस्ट बना लें। ग्राइंडर जार में केला, गोंद कतीरा और दूध डाल लीजिए। अब खजूर वाला पेस्ट डालिए, यहाँ पर आप आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अब ग्राइंड करें। अब हमारा हेल्दी शेक बनकर तैयार हो चुका है। गिलास में डालें, थोड़ा खजूर का पेस्ट डालें, बनाना के स्लाइस और बॉर्नविटा डालकर गार्निश करें। अब ऊपर से थोड़े से खजूर से आप गार्निश करें। बन गया आपका बहुत ही अच्छा सा गोंद कतीरा खजूर बनाना शेक, जो इस गर्मी में आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो हमारी सखियां और हमारे सखा बनाएंगे, आजमाएंगे, लेकिन अब घड़ी की ओर देख रहे हैं कि बिल्कुल वक्त नहीं कि कोई और रेसिपी हम बताएं या कुछ और बातें करें, बोलें, बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।